जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। एसएससी जीडी 2025 का हिंदी, जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग का रियल प्रैक्टिस सेट ये पेपर रहने वाला है। पिछली परीक्षाओं पे आधारित है। अपनी परीक्षा से पहले इसे बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। सेम पेपर ऐसा ही आता है। देखते हैं आज का पेपर एसएससी जीडी 2025 का। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गायक है। जाकिर हुसैन, ए आर रहमान, एम एस सुब्बालक्ष्मी, आर डी बर्मन। तो ऐसा कौन सा भारतीय संगीतकार है जिसे सबसे पहले सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गायक बना हुआ है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, फटाफट से इसका आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, एम एस सुब्बालक्ष्मी जो थी, जो भारतीय संगीतकार में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाली पहली गायक थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस भारतीय नर्तक ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। डॉक्टर अर्णा मोहंती ने, अखम लक्ष्मी देवी ने, सुरूपा सेन ने, एलम इंदिरा देवी ने। तो किसने जीता था, इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है सुरूपा सेन ने। किसने जीता था, सुरूपा सेन ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक, उसका यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो, वर्ष की आयु के बीच प्रतिपालक को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। 2 से 6, 6 से 14, 6 से 12, 4 से 14। तो इसका जो राइट आंसर है, भाग चौथे ए के अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है, भाग 4A के अनुसार। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड, 6 से लेके 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या है। पाली लिपि, सिंधु, ब्राह्मी लिपि, संस्कृत लिपि। तो भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सिंधु लिपि जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखक शैली का नाम है। कौन सी लिपि है, सिंधु लिपि। क्वेश्चन नंबर 5। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। 2/3, 1/3, 1/4 या आदि। तो इसका राइट आंसर है, कितनी की गई है, 1/3 जो सीटें हैं वो 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। कितनी की गई है, 1/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के घराने के प्रतिपादन करते हैं। कौन सा घराना है, कालका बिंदादीन। कौन सा घराना है इनका, लखनऊ, हैदराबाद, आगरा या ग्वालियर। तो जो पंडित बिरजू महाराज हैं, इनका कौन सा घराना है, तो ये लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो किस घराने से संबंध रखते हैं, लखनऊ घराने से। क्वेश्चन नंबर 7। एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियन से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है। विश्व चैंपियन से पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है 1997, 1995, 1993, 1991। तो इसका राइट आंसर है 1997 से पूरी तरह पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की योजना आयोग के स्थान पर 2015 में कौन सी संस्था स्थापित की गई। नाबार्ड, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी। तो कौन सी है जो 2015 में संस्था को स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है नीति आयोग। कौन सा आयोग था, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 12 हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जिसे निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बाली और कोकना, संताल, मुंडा, गोंड और भील। किसके द्वारा मनाया जाता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है बाली और कोकना। बाली और कोकना जो है वो 12 हिंदू त्योहार दिवाली के समान होता है। अगला क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से है, हॉकी से, टेनिस से या बैडमिंटन से। तो रंगास्वामी जो कप है वो किस खेल से संबंधित है, रंगास्वामी खेल हॉकी, रंगास्वामी जो कप है वो हॉकी खेल से संबंधित है।
किस खेल से संबंधित है? हॉकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC फिलीपींस के द्वारा एक पहल है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, या चौथा है नीति आयोग। तो इसकी पहल क्या है वो आपको बतानी है फटाफट से। तो इसका पहल है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, इसकी ये पहल है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिलीपींस मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप है। M1, M2, M4, M3। तो मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप क्या है? M1 है, M2 है, M4 है, M3 है। तो इसका राइट आंसर है M3। M3 जो है वो मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्य केंद्र शासित प्रदेश UTS के सहयोग से फिलीपींस पूरे देश में आयोजित की गई के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर। सहयोग से के दौरान लक्षद्वीप को कब से की गई? 1977 से, 1997 से, 1967 से, 1987 से। तो इसका राइट आंसर होने वाला है फर्स्ट, 1997 से के पूरे देश में आयोजित की गई थी। के सहयोग के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर 1997 से पूरे देश में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? घासीदास है, हरिदास ठाकुर है, ज्योतिराव फुले हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक हैं ज्योतिराव फुले। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिराव फुले। क्वेश्चन नंबर 15, 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI में अध्यक्ष के रूप में किसे शामिल किया गया है? शांति एकबलम को, रणनीत कौर को, लीना नायर को, नैना लाल किदवई को। तो किसे किया गया है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है रवनीत कौर को। रवनीत कौर को 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? 36, 29, 63 या 47। तो जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया था उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, न्यायाधीश को निलंबन करने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निलंबित करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड, न्यायाधीश को निलंबित करने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। बिल्कुल सही है, यही वाला जो है वो कथन को पूरा करता है। भारतीय संविधान में न्यायाधीश को निलंबन करने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बैडमिंटन की खेल की शुरुआत में जब स्कोर बराबर हो तो सर्वर बाएं सर्विस कोर्ट से सर्विस देता है। सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन है वो दोनों गलत है, ना तो पहला हो सकता ना दूसरा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य के लिए भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, झारखंड के मुख्यमंत्री को, केरल के मुख्यमंत्री को, या बिहार के मुख्यमंत्री को? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, फिलीपींस किसी देश या देश के किसी सुपरिभाषित भाग के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। जनसंख्या, राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जनसंख्या जनगणना, संविधान। तो इसका राइट आंसर है जनसंख्या जनगणना। किसी भी देश के सुपरिभाषित भाग के व्यक्तियों को संबंधित जनसंख्या की और आर्थिक समाज आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, संकलित करने और उसे प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। तो ये थे आज के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प हो। मतलब हमें यहाँ पे तत्सम रूप बताना है। मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है, इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई हैं। तो ईंट का हमें तत्सम रूप बताना है। क्या बताना है? तत्सम रूप क्या होगा? रेत होगा, इष्टिका होगा, गंडक होगा, अक्ष होगा। तो ईंट का जो तत्सम रूप होगा वो होगा इष्टिका।
क्या होगा, ईंट का जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा, इष्ट का। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। जैसे मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। तो मैं मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। तो दिसंबर, गाड़ी, कल, अपनेपन। तो यहाँ पे एक चीज समझना, मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ, मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। ठीक है। कल मैं तो ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन। मैं अपनेपन में भी नहीं हो सकता। मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाला हूँ, मतलब अपने परिवार के साथ मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाले हूँ। ये वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट बन रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दी गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पर्वत, फिल इन द ब्लैंक्स। स्थिर है, तो स्थिर की तुम्हें पर्यायवाची बताना है, क्या होगा, सुगम कि मंगल, गिरावट या निश्चल। तो स्थिर का जो पर्यायवाची होगा वो होगा निश्चल। पर्वत, स्थिर का पर्यायवाची क्या होगा, निश्चल। तो पर्वत निश्चल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो हाथ से लिखी एक भी पुस्तक, इसके लिए क्या होगा, छाया प्रति होगा, प्रतिलिपि होगा, पांडुलिपि होगा या चित्र पुस्तक होगा। तो इसका राइट आंसर है पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होता है, हाथ से लिखी हुई एक जब कोई पुस्तक होती है तो उसे हम बोलते हैं पांडुलिपि। छाया प्रति क्या होता है, किसी की फोटो कॉपी कराना, उसे हम बोलते हैं छाया प्रति। प्रतिलिपि भी मतलब उसकी दूसरी डुप्लीकेट कॉपी बनाना, वो छाया प्रति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बोला निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां, यदि कोई गलती नहीं है तो उसका चुनाव करना है। जैसे हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती है, और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। तो किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है, ये तो एकदम ठीक है। साथ मनाई जाती है, विश्व पर्यावरण दिवस के साथ मनाई जाती है, मनाया जाता है, क्या होगा यहाँ पे, मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पे होना था साथ मनाई जाती नहीं, साथ मनाया जाता है, ये आंसर होता तो एकदम करेक्ट था। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए विकल्पों में शुद्ध बरतनी वाले विकल्प का चयन करें। यह मशीन सब कार्य करती है। शुद्ध बर्तनी निकालना है तो मशीन तो गलत है। राम की तुलना, तुलना भी गलत है। औरत में बहुत शक्ति होती है, ये सही हो सकता है। अगला भी देखते हैं, दीपक रोशनी, दीपक, गलत है ये भी। तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, औरत में बहुत शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो एकदम करेक्ट है। यहाँ पे दीपक होना चाहिए था, ऐसे करके दीपक आता। ठीक है, यहाँ पे मशीन होना चाहिए था, यहाँ तुलना होना चाहिए था, यानी छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। संसार नश्वर है, तो नश्वर का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा, संपन्न, दानव, अनश्वर, सहित। तो इसका राइट आंसर होगा नश्वर का अनश्वर। नश्वर का विलोम शब्द क्या होगा, अनश्वर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनश्वर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द चयन कीजिए। रात होते ही डबी बुझ गई। डबी क्या होता भाई, डबी नहीं होता। ठीक है, रात होते ही डबी बढ़ गई, क्या बढ़ गई, डाब की भीड़ की भाड़ की बड़ा। ठीक। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा रात होते ही भीड़ बढ़ गई। क्या बढ़ गई, भीड़ बढ़ गई, दबी नहीं भीड़ हो सकता है। इसका सार्थक शब्द क्या होगा, भीड़। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द विकल्प हो। जैसे महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स है, आचार, सधर्म, अधर्म, तपस्या। तो वह धर्म नहीं, क्या होगा यहाँ पे, अधर्म है।
महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं क्या होगा, अधर्म है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सामान का दुरुपयोग ना करें, सामान का दुरुपयोग ना करें। तो दुरुपयोग का तुम्हें बताना है विलोम शब्द क्या होगा। दुरुपयोग का निरुपयोग होगा, कठोर होगा, सदुपयोग होगा, कुरुपयोग होगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दुरुपयोग का होता है सदुपयोग। सदुपयोग इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। पर्यायवाची नहीं है वो हमें बताना है, इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है उद्धार का। तो उद्धार का जो पर्यायवाची होता है वो विमुक्ति होता है, छुटकारा होता है, परित्राण होता है, लेकिन उदम नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो गलत है। बाकी तीनों पर्यायवाची होते हैं। दूसरे नंबर का जो उदम है वो पर्यायवाची उद्धार का नहीं होता। तो यही आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। देवताओं का उपवन, इस रेखांकित भाग के लिए एक शब्द बताना है। देवताओं के उपवन उसे हम क्या बोलते हैं, राधा रानी वन, स्वर्ग, अशोक वाटिका या नंदन कानन। तो देवताओं का वन जो होता है उसे हम बोलते हैं नंदन कानन। क्या बोलते हैं, नंदन कानन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंदन कानन जो है वो देवताओं का वन है। क्वेश्चन नंबर 13, अलादीन का चिराग, इसके लिए एक सही शब्द बताना है, सही मुहावरा बताना है। अलादीन का चिराग के लिए भाग्य खुलना, पूरी तरह से बस में करना, आश्चर्यजनक वस्तु, आमना सामना करना। तो अलादीन का चिराग क्या होता है, आश्चर्यजनक वस्तु। क्या होता है, आश्चर्यजनक वस्तु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के योग से बना है। विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। तो ये कौन सा होगा, इसमें बताना है कि त्रुटि नहीं है। क्या नहीं है, शब्दों के योग बना है विद्याधन अर्थी से, कोई त्रुटि नहीं है, या विद्यार्थी शब्द दो। तो शब्द के योग से इसमें कोई त्रुटि नहीं है, बाकी सब सही। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 15, झांसा देना, झांसा देना, इसका हमें पर्यायवाची बताना है। झांसा देना, तो झांसा देना, धोखा देना, भड़काना, धोखा देना, धोखा मिलना। धोखा होना हो, पहली बार में था धोखा होना, दूसरे में भड़काना, तीसरे में धोखा देना, चौथे में धोखा मिलना। तो इसका राइट आंसर है धोखा देना। झांसा देना मतलब धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमारे पास है गद्यांश है, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन रहते हैं गद्यांश के। और आपके पेपर में भी ऐसे ही आने वाला है, एक गद्यांश आएंगे और 5 क्वेश्चन मिलेंगे और उनको आपको भर के सही करना है। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि इन चारों में से कौन सा विकल्प हमें बताना है कि डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन सेंस फ्रांसिस के एमएस के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी फिलिंदिब्लेंस है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से फिलिंदिब्लेंस देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन फिलिंदिब्लेंस बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमक, एचआईवी, एड्स, हेपेटाइटिस सी के उपचार में मदद करता है। एमएसएफ को कई महाद्वीप पर उनके फिलिंदिब्लेंस कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति फिलिंदिब्लेंस से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले यह एक गैर सरकारी सॉफ्टवेयर है, संगठन है। क्या होगा इसका आंसर, तो ये गैर सरकारी संगठन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो एकदम करेक्ट इसमें बैठेगा कि वह एक गैर सरकारी संगठन है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से फिलिंदिब्लेंस देशों में मानवीय चिकित्सा क्या करता है, परिचय करता है, प्रभावित करता है, राजपथ करता है, अतिक्रमण करता है। तो इसका राइट आंसर है जो यह संगठन कुछ क्षेत्रों में बीमारियों से प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा, किस देश से, प्रभावित देशों में जिसमें इसका प्रभाव पड़ चुका है, उससे ये चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। और यह संगठन फिलिंदिब्लेंस, इसके बाद बोला यह संगठन फिलिंदिब्लेंस अत्यंत बीमारियां, जैसे अत्यंत बीमारियां होंगी तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, विभिन्न बीमारियां। यहाँ पे राइट आंसर क्या बढ़िया जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड में 4, विभिन्न विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, एचआईवी, एड्स, हेपेटाइटिस सी के उपचार में मदद करता है। एमएसएफ के कई महाद्वीप पर उनके फिलिंदिब्लेंस कार्यों के लिए
तो उसका हमें बताना है इसका क्या भरा जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा मानवीय कार्यों के लिए। किसके लिए? मानवीय कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये था हिंदी का प्रैक्टिस सेट जिसमें हम लोगों ने एग्जाम ओरिएंटेड जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो एक क्लास है जिसमें 40% अगर लड़के हैं, 40% क्या है? लड़के हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी? ये तो बॉयज हो गए। तो गर्ल्स कितनी होंगी? गर्ल्स होंगी 60%। कितनी परसेंट होंगी? 60% जो होंगी वो क्या होंगी? गर्ल्स होंगी। ये क्या होंगी? गर्ल्स होंगी। ठीक है, ये क्या होंगी? गर्ल्स। अब अगर इतनी गर्ल्स हैं तो लड़कियों की संख्या 54 बता रहा है, यानी तुम्हारे पास जो टोटल स्टूडेंट है, स्टूडेंट का जो टोटल 60% है ना, वो किसके बराबर है? 54 के बराबर है। ये गर्ल्स की संख्या ही तो बता रहा है। इससे 0 से 0 कट करोगे, इससे इसको कट करोगे 9, तो टोटल जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट कितने आ जाएंगे तुम्हारे पास? 90। टोटल स्टूडेंट आ गई है। ठीक है, जब टोटल स्टूडेंट 90 आ गए तो बोल रहा है लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो 90 का हमें 40% निकालना होगा, क्योंकि लड़कों की संख्या 40% थी। 0 से 0 कट करेंगे, इस 0 से इसको कट करेंगे, 9 4 जा 36। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, मनीष अकेले एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम को मनीष द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कुल काम का 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो मनीष किसी काम को 48 दिनों में करता है, प्रताप उसे करता है कितने दिनों में? प्रताप अकेले उसे 24 दिनों में करता है। मनीष करता है तुम्हारा 48 में, तो प्रताप करता है 24 दिनों में, क्योंकि उससे आधा समय लेता है। तो 48 का आधा कितना हो जाएगा? 24। दोनों मिलकर उस काम का 1/4 भाग कितने दिन में पूर्ण करेंगे? तो दोनों मिलकर पहले तो टोटल काम निकालो। जब टोटल काम निकालोगे तो 48 और 24 का लेना पड़ेगा एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा तुम्हारे पास 48 24 का 48। तो यहां से करोगे 1 और 24 से करोगे 2। 48 का 1/4 काम निकालना है, तो इससे इसको जब कट करोगे तो 12 यूनिट काम तुम्हें करना होगा। 12 यूनिट काम कौन करेगा? तो मनीष और प्रताप दोनों मिलके। मनीष एक दिन में एक काम करता है, प्रताप एक दिन में 2 ही काम करता है। यही तो लिखा हुआ है इफिशियंसी वाला। तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, और 3 से 12 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 से इसे डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? अच्छा, तो ये काम 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है एकदम करेक्ट है। 4 ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स, वाई और जेड 3 छात्र हैं। एक्स को वाई से 40% अधिक अंक मिले और जेड से 20% कम अंक मिले। यदि वाई, यहां पे वाई कर लो, यदि वाई को 480 अंक मिले तो जेड को कितने अंक मिले होंगे? तो कौन कौन है? एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। ठीक है, अब एक बात समझना, वाई को तो 480 अंक मिले, यही तो कह दिया उसने, 480 अंक मिले। एक्स को वाई से 40% अधिक, मतलब वाई से 40% अधिक मिले, तो 40% का मतलब हो गया 480 का 140। पहले तो 140% निकाल लो। ठीक है, जब इसे करोगे तो ये 0 से 0 खत्म हो गया, इससे इसको खत्म करो। ठीक है, 4 का इसमें मल्टीपल करो, 4 32 हो गया, 3 4 चौको 16, 17 18 19, 192 हो गया। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या करना है, और 480 इसमें जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा? 2 8 8 16 1 17 4 5 6 672। 672 तो इसे मिले हुए हैं। अब बोल रहा है कि जेड को जो अंक मिले हुए हैं, एक्स को जो अंक मिले हुए हैं वो जेड से 20% कम मिले हुए हैं। यही तो बोल रहा है, जेड से उसे 20% कम मिले हुए हैं। तो अगर हम बात करें तो जेड का जो 80% है वही तो ये है। तो जेड का जो 80% है वो किसके बराबर है? वो है 672 के बराबर। तो 8 से कट करो, 0 हो गया। 8 से कट करो, 8 8 64, 8 8 64, और यहाँ पे बचेगा 4 3 8 चौको 32, 8 4 जा 32। तो यहाँ पे तो आ गया 84, और जब इसे एक की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 8.4, और जब 10 मल्टीपल करोगे तो 84, 840 आ जाएगा। यही आंसर आ जाएगा। पहला वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है? तो 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले, तो अर्धगोले का फॉर्मूला, अर्धगोला देखो इस तरीके का होता है, ये जो होता है ना अर्धगोला हो गया। ठीक है, पूर्ण गोला तो ये कंप्लीट हो गया पूर्ण गोला।
अर्धगोले का मतलब हो गया आधा वाला। ठीक, अब इसकी जो रेडियस ये हमारी दे रखी है, कितनी दे रखी है 48, और इसकी दे रखी है कितनी 8। ठीक, 8 सेंटीमीटर। अब तुमसे कह रहा है कि इसको हमने पिघलाया, इसको हमने मेल्ट किया और इसमें गेंदा बनाई 8 सेंटीमीटर की, तो कितनी गेंदा बनेगी? तो पहले तो इसका वॉल्यूम निकालो। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसे ही पिघला के ये बनाया जा रहा है तो 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये गोला ही तो बनाया जा रहा है। बोल रहा है कितने बनेंगे, तो हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया हमने कि कितने, पता नहीं कितने बनेंगे, तो हमने मान लिया n बनेंगे। ठीक, इसको थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 से इसे कट करते हैं और 3 से इसे कट करते हैं और पाई से पाई कट कर देते हैं। तो यहाँ पे बचेगा आर क्यूब इक्वल टू 2r³ इंटू नंबर। आर कितना है यहाँ पे, तो इसका दे रखा था अर्धगोले का 48, तो 48 इंटू 48 इंटू 48 यही तो होगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा इसका 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। 8 से इसे कट करो, 6 बार गया, ये भी 6 ये भी 6, मतलब यहाँ से जब तीनों कट हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। 2 से जब इसे कट करोगे तो एक बार 3 जाएगा, 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 108। तो यहाँ पे जो गोले बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 108 गोले इसके बन जाएंगे। ओके, ये आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 123 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:4 है, दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 संख्याओं का योग 123 है। हमने मान लिया एक x है, एक y है, एक z है। इन तीनों का अगर हम योग करें तो हमारे पास कितना गिवन है, 123 गिवन है। ठीक, पहली x/y इसके क्या है 3:4। y/z क्या हो गया, y/z है तुम्हारे पास 3:5। ठीक, तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी y की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो x/y, y/z, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा उल्टा n। अब कुछ भाई को ये पता नहीं होगा उल्टा n क्या होता है, तो ये रेशियो की क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने समझाया हुआ कि रेशियो के कितने टाइप होते हैं, तो उल्टा n यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसको करेंगे 9, यहाँ पे हमें x y z तीनों निकालना है ना रेशियो, इसलिए हमने इसको उल्टा n लगाया, x y z 3 3 9, और पहले इसका S/2 फिर इसका S/2 फिर इसका S/2, जैसे n चलता है वैसे ही चलते जाना है। 3 3 9 हो गया, 3 4 12 हो गया, 4 5 20 हो गया। अब हम वैल्यू किसकी निकालनी थी, बाई की। बाई है 12, यानी 12 का कोई मल्टीपल रहा होगा। 46 मल्टीपल नहीं होता, 42 नहीं होता, 33 नहीं होता, 36 होता है, यही आंसर है। ठीक है, तो आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे 12 का मल्टीपल मिल गया, यही आंसर है, एकदम परफेक्ट। अगला क्वेश्चन, मनीष अकेले एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। जो मनीष है, ये तो अभी क्वेश्चन किया था हमने, रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर इसका 4 ही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपए है। समान धनराशि पर 3 वर्षों का 10% की वार्षिक दर से वार्षिक संयोजित पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यही तो कह रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यही तो बोल रहा है तुमसे। ठीक है, तो अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो यहाँ पे हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब समझना, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले राशि क्या दे रखी है हमें पता नहीं, हमें प्रिंसिपल हमने मान लिया, प्रिंसिपल हमारे पास पी ही है। ठीक है, टाइम हमें दे रखा है 8 वर्ष, कितना दे रखा है 8 वर्ष, टाइम हमारे पास 8 वर्ष है। रेट हमें दे रखा है 10%, और हमारा जो ब्याज हो रहा है वो 8,000 हो रहा है। ऐसा ही हमारे पास कितना हो रहा है 8,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, पी नहीं R इंटू टी। तो SI कितना हो जाएगा, SI है 8,000 इंटू 100 अपॉन R 10 है, और टाइम है तुम्हारे पास 8, 0 से 0 उड़ गया, इससे इसको उड़ा दो, कितना हो गया 1,000। 1,000 में जब इंटू करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000, कितना आ जाएगा 10,000, और 10,000 हमारे पास आ गया प्रिंसिपल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला कह रहा है कि समान धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पे हमसे CI पूछ रहा है, तो CI को हम निकालेंगे रेशियो मेथड से। देखो सबसे पहले रेट कितना दिया, 10% दिया ना, 10% को जब हम सॉल्व करेंगे तो 10/100 यहाँ पे आ जाएगा 1/100, यानी 10 रुपए पे एक ब्याज, यानी 10 का ब्याज कितना हो गया 11, यही तो अनुपात आ जाएगा। तो अनुपात कितना आ जाएगा 10:11, 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 साल के लिए तो इसका क्यूब कर दो, जब इसका क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 1000, और इसका करोगे 1331, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, यही तो होता है।
अब यहाँ पे 1000 की वैल्यू 10,000 है, यानी 1000 की वैल्यू 10,000 है, यानी ये 10 गुना है। तो इसका भी 10 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 13310, यही तो आ जाएगा। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि अमाउंट ये आएगा। अब इसमें से 10,000 माइनस कर दो, जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3310। तो 3310 इसका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक क्लास में 14 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि 32 वर्ष की एक आयु का एक नया छात्र कक्षा में शामिल होता है तो इन 15 छात्रों की औसत आयु क्या होगी, यही तो पूछ रहा है। तो 14 छात्र हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 17 वर्ष है। 32 वर्ष के एक नए आयु की जोड़ा जाता है, तो यानी अब हो जाते हैं टोटल 15 जब 32 साल वाला एक जुड़ जाता है। ठीक है, तो इन 15 छात्रों की औसत आयु क्या होगी। तो हमारे पास औसत आयु 14 छात्रों की 17 है, तो औसत इनका मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा 7 चौको 28। ठीक है, 7 चौको 28, 14 और 17 का मल्टीपल करोगे ना। ठीक है, 7 चौको 28, 2 4 के 4 5 6 7 1 और 4 1 कितना आ गया 8 6 6 12 13, 7 चौको 28, 2 4 चौको 16 17 18, ओ 7 चौको 28, 2 4 चौको 16 17 18 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 18 आएगा और 7 और 1 4। ठीक, अब देखो 8 7 7 14 15 4 5 6 658 आ गया। 658 में जब 32 ऐड करोगे 658 में तो कितना हो जाएगा 8 9 10 5 3 8 9 690, 690 हो गया। और इसे जब 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये गलत हो गया कहीं भाई, 7 चौको 28, 2 4 1 4 5 6 6 ही होगा यहाँ पे। 17 और 14 का मल्टीपल गलत हो गया, क्या होना चाहिए था 17 इंटू 14 करोगे ना, 7 चौको 28, 2 4 1 4 5 6 6 आ गया और 7 1 8 7 6 6 12 13 1 2 238 आया ना। ठीक है, इसमें 32 ऐड कर दो कितना हो गया 8 3 3 6 7 270, तो 270 आ गया। जब इसे 15 से डिवाइड करोगे 15 1 15 और कितना बचेगा 12, तो 15 8 120, यानी 18 इसका आंसर एकदम करेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 20% की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपए में 15 की दर से बेच दिया, लाभ प्रतिशत क्या होगा। 35%, 15%, 33.33%, 40%, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो देखो एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 20, 1 रुपए में कितने 1 रुपए में 20 की दर से पेन खरीदे, तो 1 रुपए में 20 की दर से पेन खरीदे और 1 रुपए में 15 की दर से बेच दिए। तो भाई यहाँ पे हम पेनों की संख्या बराबर कर लेते हैं, तो इसमें 15 का इंटू कर देते हैं, इसमें 20 का, तो यहाँ पे भी 15 का हो जाएगा और यहाँ पे 20 का हो जाएगा। तो हमारे पास पेन तो 300 300 हो गए। अब देखो यहाँ पे ये सीपी है, ये खरीदा था ये बेचा था, यानी 15 तो सीपी है, 20 एसपी है, 5 का फायदा हुआ, 5/15 करोगे इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, 5 से कट करो 3 और ये आ गया 100/3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 100/3, यानी ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो एकदम सही। अगला देखो, अगला कह रहा है राकेश महेश और पुनीत मिलकर एक कुर्सी 20 मिनट में बना सकते हैं, राकेश और महेश मिलकर इसे 25 मिनट में बना सकते हैं। तो हमारे पास राकेश हो गए, महेश हो गए, पुनीत हो गए, ये तीनों मिलकर 20 मिनट में बनाते हैं। राकेश महेश ये दोनों मिलकर 25 मिनट में बनाते हैं। तो बोला पुनीत अकेला कितना बनाएगा, तो टोटल ये कितना काम करते हैं, कितना हो जाएगा 100। 20 से करोगे 5 और 25 से करोगे 4। तो रमेश और महेश और पुनीत तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और रमेश और महेश कितना करते हैं 4 यूनिट काम 1 मिनट में। तो पुनीत अकेला कितना करता होगा 1 काम 1 मिनट में, तो 100 काम करने के लिए उसे 100 मिनट लगेंगे, यही आंसर है। 1 से 100 को डिवाइड करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 7600 है और अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी अंकित मूल्य ये है और विक्रय मूल्य ये है। तो अंकित मूल्य अगर 7600 है, विक्रय मूल्य है तुम्हारे पास 6688, तो छूट परसेंट पूछ रहा है। तो 7600 पे हमने मान लिया x% की छूट हो गई, इक्वल टू 6688, 2 जीरो ये कट गए। और जब इससे कट करोगे तो यहाँ पे 1 मिनट देखना, यहाँ पे देखो अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 92 आना चाहिए, क्योंकि 100 में से हमें बाद में माइनस करना है, यहाँ 88 आना चाहिए।
यहाँ आना चाहिए 90, यहाँ आना चाहिए तुम्हारे पास 84। तो 4 छंग 24, 4 तो आ नहीं रहा, तो ये 84 तो हो नहीं सकता, 90 हो नहीं सकता, 8 छंग 48, 8 आ रहा है, 2 छक्के 12, ये भी नहीं हो सकता। यानी हम यूनिट प्लेस चेक किया तो 8 का 6 में मल्टीपल करोगे तभी आएगा, यानी 76 से जब इसे कट करोगे तो 88 ही आएगा। और जब 88 आएगा तो 100 में से जब 88 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12% आंसर आ जाएगा। यही आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नाव एक समान गति से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 68:9 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 460 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तीन संख्याओं का योग 6:8:9 है, तो तीनों संख्याओं का योग 460 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। 9 का मल्टीपल क्या है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। बस सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 36, 56, 12, 10 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखो ये नंबर हमें दिख रहा है, इसमें 10 एक इंपॉर्टेंट है, 10 में 0 आ रहा है। 0 देखो किस में आ रहा है, 0 पहले ही ऑप्शन में आ रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यही आंसर होगा। इनका जो लासा आएगा उसके एंड में 0 जरूर आएगा, तो यही आंसर है। तो थ्रू ऑप्शन हम लोग सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है m के किस मान के लिए 58524 m 9 से विभाजित होगा। तो 9 के व्यवस्था का नियम होता है कि इनके सभी अंकों का योग देख लो, ठीक है। तो 5 4 9 हो गया, 9 हटा दो, 5 6 7 7 7 14 15 15 15 में 5 1 6 करोगे, 6 में प्लस कितना करना पड़ेगा 3, जब 3 जोड़ोगे तभी आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो एकदम सही है। अगला बोल रहा है 12 8 और 24 का महत्तम क्या होगा। तो 12 8 24, तो 4 से कट करो, 3 2 6, यानी 4 ही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 42 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 3 माइनस 14 डिवाइड बाई 7, 7 से कट करो 2, 2 पंचे 10, 25 तिया 75 माइनस 10 65 और 3 दूनी 6, 3 चौको 12 65 प्लस कर दो 6 5 11, एक यूनिट प्लेस आ रहा है 191 आंसर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे टाइम की कुछ क्वेश्चन हमारे होते हैं लेंदी होते हैं, कुछ ऑप्शन वाले होते हैं ट्रिकी, और इससे ही हमारा टाइम बचने की बात। S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है। तो S1 प्लस S2 का जो औसत है वो S2 प्लस S3 के औसत से 35 अधिक है। S3 द्वारा प्राप्त अंक 75 है, तो S1 द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये 35 की जगह हो जाएगा 70, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से ये 2 उड़ जाएगा। S1 प्लस S2 इनको हम इधर लेके आएंगे, माइनस S2 माइनस S3 इक्वल 70, ये दोनों उड़ गए, तो S1 माइनस S3 इक्वल टू 70। S3 हमारे पास 75 है, तो S1 निकालना है, तो यहाँ पे रख दो 70 प्लस 75, क्योंकि ये माइनस का है, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो गया, 5 7 7 14, 145 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को नीचे दिखाया अनुसार m, ये हमारे पास इस तरीके से ये दर्पण लगा हुआ है, तो ये हमें दर्पण में यानी हमारे पास जो ये मिरर लगा हुआ है इसकी अपोजिट वाली क्या बनेगी। तो C का अपोजिट C देखो सभी में ठीक है, लेकिन ये फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं बनेगा, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो नहीं बनेगा। सेकंड अगर हम L की बात करें तो L कैसे बनेगा भाई, L की अगर हम लोग देखें तो L का अपोजिट L का अगर हम अपोजिट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब पहला वाला भी ऑप्शन नहीं बन सकता। K को जब हम करेंगे तो K इस तरफ मुंह रहेगा, ये इस तरफ वाला नहीं बन सकता, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो एकदम करेक्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हमारे पास जो ये श्रृंखला जारी रखने के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए, मतलब यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले एरो था, एरो सबसे लास्ट में आ गया, फिर एरो दूसरे नंबर से इधर से आ गया, फिर ये लास्ट में आ गया। कहने का मतलब क्या है, क्रम चल रहा है देख रहे हैं, तो हमारे पास 0 2 BU एरो लास्ट में, फिर इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। अब ये दोनों आगे आ गए और O2B, और यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, यानी यहाँ से हमारे पास क्या गायब हुआ, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से कुछ गायब नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट क्या हुआ, यहाँ से ये दोनों आगे आ गए, फिर ये हुआ। अब यहाँ पे देखना कि जो यहाँ पे वर्ड था, ये दोनों एरो थे ना, ये वाले और ये वाले एरो, देखो ये दोनों पीछे थे, ये दोनों आगे आ गए, तो ये दोनों पीछे थे, ये दोनों आगे आएंगे, तो कौन सा वाला ऑप्शन बनेगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 भी है इसमें, देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन बनेगा।
तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये देखो कि इन दोनों में सभी में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ हमें आउट करनी है, तो इनमें से कोई एक चीज़ आउट करनी है। नई चीज़ क्या आएगी, देखो इसमें तो वही चीज़ है, तो इसमें तो ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आएगी वो एक नई चीज़ आएगी। तो स्टार इसमें आ रहा है, इसमें एक नई चीज़ आ रही है, इसमें भी नहीं आ रही है। अगले वाले फोर्थ ऑप्शन में देखें तो फोर्थ ऑप्शन में भी एक नई चीज़ नहीं आ रही है। यानी कहने का मतलब हो गया हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो एकदम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से, चौथा अक्षर समूह तीसरे समूह से। मतलब पहला जो है वो दूसरे से, ये वाला इससे, तो ये वाला यहाँ पे क्या आने वाला है, जैसे बाई, एक्स बाई ओ पी, एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, और ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, ठीक है, ओके। अब ऐसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के बाद ए के बाद बी आएगा, तो ए के बाद बी आएगा, और ए के बाद बी आएगा, तो ए बी तो आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो करेक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी आएगा, और इसी ऑप्शन में है थर्ड वाले में। बाकी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी और एल क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हमसे कह रहा है कि पांचवें ये वाला जो है वो इससे संबंधित है, ये वाला इससे संबंधित है, तो इसका तुम्हें बताना है क्या होने वाला है। तो COMFORT इसको उल्टा किया इन्होंने, क्या किया, OCFMTRO, ये तो किया, TROMF को आपस में बदला, CO को आपस में बदल दिया, ठीक है। ऐसे ही देखो CON OC को आपस में बदला, TN को आपस में बदला, और लास्ट वाले में ROL 3 बदल दिए। ऐसे ही तो TAL का हो जाएगा LAT। लास्ट में लेट किस में आ रहा है, लास्ट में लेट आ रहा है पहले ऑप्शन में। लास्ट में लेट किस में आ रहा है, LAT लास्ट में किस में आ रहा है, पहले ही ऑप्शन में आ रहा है। बाकी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें पहला ऑप्शन जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कार लाइट जो है वो स्ट्रॉ हैंडल से संबंधित है, प्लग लाइट किससे है, टो हैंडल से संबंधित है। तो कार प्लग टो स्टार से संबंधित है। तो पूछ रहा है जो कार्ट है वो किससे संबंधित है, मतलब जो कार्ट लाइट है वो स्ट्रॉ हैंडल से है, प्लग लाइट किससे है, टो हैंडल से है, और कार्ट प्लग किससे है, टो स्ट्रॉ से है। तो कार्ट किससे संबंधित होगा, CART, कार्ट किससे संबंधित होगा। देखो कार्ट लाइट जो है स्ट्रॉ हैंडल से, तो या तो स्ट्रॉ आंसर होगा या हैंडल, या तो स्ट्रॉ होगा या हैंडल। बाकी सब चीज खत्म करो, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है ना कार लाइट, ये स्ट्रॉ हैंडल में से ही एक हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे या तो स्ट्रॉ हो सकता है या हैंडल हो सकता है। अब बात समझना है कार्ड का क्या होगा। देखो कार्ड प्लग यहाँ पे भी आया, कार्ड लाइट यहाँ पे भी है, तो कार्ड कॉमन है, स्ट्रॉ हैंडल टो स्ट्रॉ, तो स्ट्रॉ जो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर यही सही है। यानी कार्ड की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, स्ट्रॉ ही बनेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दी गई संख्या में प्रश्नचिन्ह को स्थापित करना, मतलब हमें यहाँ पे जो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसको प्रस्तावित करना है, इसका क्या आंसर आएगा। तो अगर हम देखें 1 है पहले, फिर 6, फिर 31 है, फिर 156 है। यानी यहाँ पे हमारा जोड़ और प्लस नहीं, गुणा भी हो रहा है भाई। यहाँ पे गुणा का काम चल रहा है या फिर स्क्वायर क्यूब का काम चल रहा है। देखो इसमें इंटू 6 हुआ, इसमें इंटू 5 हुआ, 5 छक्के 30 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 31, ठीक है, 31 पंचे 30 पंचे कितना होता है, 150, यही तो होता है, ठीक। तो हमारे पास क्या हो सकता है, या फिर ये तो क्रम नहीं बनेगा, क्या बना सकते हैं हम, इसमें देखो इंटू 5 किया प्लस 1 किया, इसमें फिर इंटू 5 किया, भाई हमारे पास क्या है, 1 है, 6 है, 31 है, 156 है, और क्वेश्चन मार्क है, और 3906 है, यही तो है। तो देखो इसमें इंटू 5 प्लस 1, और इसमें इंटू 5 प्लस 1, यही क्रम बनना है, लग रहा है, इंटू 5 प्लस 1। तो 156 में इंटू 5 करो, 5 छक्के 30, ठीक है, 30 और प्लस 1 करोगे तो 1 आएगा। एक लास्ट ऑप्शन में किसमें है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 781। तो इसका आंसर कितना आएगा, 781। अगर 5 का मल्टीपल करोगे प्लस 1 करोगे 6 यूनिट प्लेस यहाँ पे भी मिल जाएगा। यानी पहला ऑप्शन जो है वो एकदम फिट बैठ रहा है इसमें। अगला है, अगला तुमसे कह रहा है कि नीचे दी गई समीकरण को गणितीय रूप में सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो एक 72 इंटू 6 प्लस 18 डिवाइड बाई 5 माइनस 9 93, यही तो है। तो प्लस 18 डिवाइड बाई 5 माइनस 9 इक्वल टू 93। अब एक चीज समझना है यहाँ पे
इंटू और प्लस को बदलो। अगर हम इंटू और प्लस को बदलेंगे तो 15 5 से 18 तो डिवाइड होगा नहीं और डेसिमल में वैल्यू आ नहीं रही है। ठीक है, तो पहला तो ये हो नहीं सकता, कंफर्म है डिवाइड के साथ कोई बदलेगा। तो डिवाइड वाले दो ऑप्शन है, ये वाले और ये वाले, ये वाला तो है नहीं क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है वो पॉइंट में नहीं है और इससे अगर हम करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब हम बदलना क्या है, डिवाइड और माइनस। देखो डिवाइड और माइनस बदलोगे, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो भी ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम डिवाइड और इंटू बदल लें तो काम हो जाएगा क्योंकि डिवाइड और इंटू बदलोगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 72 डिवाइड बाई 6 प्लस 18 इंटू 5 माइनस 9, 12 छक्के 72, 12 प्लस 18 पंचे 90 माइनस 9, और तुम्हारे पास 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, 90 प्लस 3 93, एकदम फिट बैठेगा। तो हमें यही क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन से एलिमिनेट करके सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन एलिमिनेट से करोगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे तुमसे ये कह रहा है कि यहाँ पे जो आगे आने वाला क्रम है वो क्या होने वाला है। तो देखो 33 है, 47 है, 44, 58, 56, 70 और 69 69। अब यहाँ पे हमारा क्रम क्या बना है वो हमें समझना है। ठीक है, तो क्रम क्या बना है वो चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर हम क्रम को समझें यहाँ पे तो सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास देखो 33 से 47 इंक्रीजमेंट हुआ, कितने का हुआ, 7 में से 3 गया 4 और 4 में से 1 गया 1, 14 का इंक्रीजमेंट हुआ। 47 से 44 यानी 3 का डिक्रीजमेंट हुआ। 44 से 58, 8 में से 4 गया 1, 5 में से, फिर यहां से 3 नहीं 2, कितना डिक्रीजमेंट हुआ 2 का। तो क्रम ये चल रहा है, प्लस तो 14 हो रहा है लेकिन डिक्रीजमेंट 3 2 1 हो रहा है। ये तो हो रहा है, देखो 14 जोड़ोगे 70, 1 माइनस, फिर 14 जोड़ना पड़ेगा तो 14 जोड़ोगे 9 4 13 6 7 8 83, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो एकदम करेक्ट है। तो क्रम समझ में आया, पहले प्लस 14 करो, उसके बाद क्रम चल रहा था -3 करो, फिर प्लस 14 करो, फिर -2 करो, प्लस 14 करो, -1 करो। यानी यहाँ पे तो ये क्रम जो चल रहा था वो डिक्रीजमेंट वाला चल रहा था और यहाँ पे जो क्रम चल रहा था वो प्लस वाला चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करना कि हमसे ये कह रहा है जो हमारे पास ये इस तरीके के क्रम बने हुए हैं इनसे ही मिलता जुलता हमें कौन सा क्रम मिलेगा। ठीक है, तो इनसे ही मिलता जुलता हमें कौन सा क्रम मिलेगा। तो सबसे पहले देखो, अगर हम देखें 30 20 50, ठीक है, इन दोनों को जोड़े तो 50 और 50, 30 20 50 और 50 50 हो गया। 50 का मतलब 50 में अगर हम कितने का मल्टीपल करें 9 का, ये तो बन गया भैया 50 इंटू 9 4 450, यही तो बनेगा। अब इसको देखो 35 और 25 कितना हो गया, 25 25 होता है 50 और 5 5 10, 3 2 5 6 60 हो गया, 9 छक्के 54, ये भी बन गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जोड़ इंटू 9 करना है। देखो ऐसा कौन सा योग बनना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 17 और 9 कितना हो जाएगा, 9 7 16 1 2 26, और 26 का 9 में करो, 9 छक्के 54 4, 9 दूनी 18 और 18 और 5 कितना होगा, 18 19 20 23, 234, पर यहाँ तो 264 है तो ये ऑप्शन तो नहीं है। 29 इंटू 9, 9 ने 81, 1 आएगा तो ये भी नहीं है। 7 और 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, और 25 इंटू 9 करोगे बिल्कुल 225, यही वाला फिट बैठ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो एकदम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को FORCE फोर्स को 47 लिखा जाता है, ग्रीन को कितना लिखा जाता है, ग्रीन को लिखा जाता है 49। तो बोल रहा है फ्लावर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, फ्लावर को क्या लिखा जाएगा। अब यहां पे समझना, एफ की वैल्यू कितनी होती है 6, ओ की होती है 15, ठीक है, आर की कितनी होती है, आर की होती है तुम्हारे पास 18, आर की कितनी होती है 18, सी की होती है 3, ई की होती है 5, ऐड कर लो देखो कितना होगा, 15 5 20, 20 और 6 3 9, 9 और 20 29, 29 और 9 कितना 18 हो जाएगा, 8 8 16 17 2 3 7 47। तो ये तो ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है, इनके जो क्रम पे हैं, इनका जो सीरीज है ये कौन से नंबर पे है उनको हमें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, फ्लावर को जोड़ना है, फ्लेवर FLAVOUR को जोड़ना है और हमें आंसर आ जाएगा। देखो एफ का कितना होगा, अगर हम एफ की बात करें तो एफ का 6 होता है, एल का कितना होता है, एल का होता है तुम्हारे पास 12, एल का कितना होता है 12, ए का होता है 1, बी का होता है, यू के बाद बी आता है ना, यू के बाद बी, यू 21 पे आता है तो बी कितने पे आएगा 22, ओ 15 पे आता है, यू कितने पे आएगा 21 पे, अभी बताया हमने, आर आएगा 20 पे, सॉरी आर 18 पे आएगा,
और कितने पे आएगा 18। इन सबको जोड़ना है तो देखो 6 12 18, 18 हो गया, 18 एक 19, 19 19 हो गया, 19 के बाद 20 और 20 20 40, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 40 हो गया। 40 और 50 60 70 80, 80 यहाँ पे हो गया, 90 95 95 आंसर आएगा। अगर हम इसके सभी के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 95। कितना आंसर आ जाएगा 95, यही इसका आंसर है। छह व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। काया, जया और तारा की निकटतम पड़ोसी है। काया जो है वो जया के निकटतम पड़ोसी है। छह व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज है इस तरीके से, ठीक है, एक वृत्ताकार मेज बनी हुई है इस तरीके से भाई, ठीक। अब चारों ओर बैठे हुए काया, जया और तारा की निकटतम पड़ोसी है। जो काया है, काया जो है वो जया और तारा की निकटतम पड़ोसी है। सोनल प्रिया और स्वाति की निकटतम पड़ोसी है। सोनल जो है, सोनल प्रिया और स्वाति की, मतलब कहने का हो गया, एक तो कंडीशन ये बन रही है कि हमारे पास यहाँ पे सोनल है, यहाँ पे स्वाति हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे स्वाति हो गई, यहाँ सोनल हो गई SONAL, यहाँ पे क्या होगी प्रिया होगी, ठीक है पहली। और काया जया और तारा की निकटतम पड़ोसी है। काया जो है, काया अगर यहाँ पे हो गई, जया यहाँ पे हो गई और तारा यहाँ पे हो गई, यही तो हो सकती है कंडीशन, ठीक है। अब बोल रहा है सोनल प्रिया के ठीक बाएं है। सोनल जो है, सोनल प्रिया के बाएं दाएं, दाएं। अगर प्रिया के दाएं की बात करें तो सोनल एकदम परफेक्ट बैठी हुई है। तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है। तारा और स्वाति, तारा यहाँ पे नहीं हो सकती भाई, यहाँ पे नहीं हो सकती, तो यहाँ पे कौन होगा, जया होगी, फिर काव्या होगी और फिर टी होगी, यही तो होगी। तो प्रिया के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, तो प्रिया के ठीक बाएं टी बैठी हुई है, यानी तारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तारा। तो कौन बैठा हुआ है, तारा बैठी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो गया तारा। अगला क्वेश्चन है, एक ही पासे में जिस पर अक्षर P और U तथा अंक तक अंकित हैं, दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई। U को दर्शाने वाले फलक यानी U के विपरीत बताना है। देखो P और P, S और S, तो U का क्या हो जाएगा, U का R। आंसर कितना आ जाएगा इसका R, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 सहकर्मी ABCDE समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज के एक साथ बैठे हुए हैं। वृत्ताकार मेज यहाँ पे भी बनी हुई है इस तरीके की, ठीक है। सभी केंद्र के सम्मुख है। DE का, D जो है वो क्या है, D E और B के निकटतम पड़ोसी है। D, तो B यहाँ पे D हो गया और यहाँ पे E हो गया, ठीक है। B और E का निकटतम पड़ोसी कौन हो गया, D। जबकि C A और F का निकटतम पड़ोसी है। जबकि C जो है वो A और F का निकटतम पड़ोसी है। तो अगर मैं यहां पे C मानूं, यहां पे A मानूं और F, A E के निकट बाएं नहीं है, बाएं है, A E के निकट बाएं है, E के निकट बाएं यही होगा, और F यहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो C के निकटतम बाएं कौन है, F होगा। C के निकटतम बाएं क्यों और कौन हो जाएगा, क्योंकि E के निकटतम A है और A और F के बीच में कौन है, C है, तो F यहां पे होगा ना, C के बगल में कौन होगा, F, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है EZF GXH KTL QNR, इनमें हमें बताना है कि इसके बाद आगे कौन आएगा। तो E के बाद क्या आ गया, G, यानी कहने का मतलब ये हो गया E से हमने कितना इंक्रीजमेंट किया, 2, फिर G से K, G के बाद क्या आता है HIJK, यानी कितना इंक्रीजमेंट हुआ, 4, तो अब 4 हो गया। K के बाद Q के पे कितना हो गया तुम्हारे पास, 8 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो Q से अब कितना होगा, देखो इंक्रीजमेंट 2 हो रहा है ना, तो Q से कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 8। तो Q से 8 चलोगे, Q कितने पे आता है तुम्हारे पास, अगर हम Q की बात करें तो Q कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे। तो 17 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7 7 14 15 1 2, कितना हो जाएगा, 25। 25 नंबर पे आता है 22, तो 22 वाला पहले आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो दूसरा या तीसरा। अब देखते हैं Z के बाद क्या है, X, 1 कम, X के बाद है T, कितना कम हो गया, नहीं Z के बाद X है, 2 कम, -2 कम, और यहाँ पे 4 कम, फिर 6 कम, तो यहाँ से 8 कम। N आता है तुम्हारा कितने नंबर पे, N आता है तुम्हारे
एन आता है 14 नंबर पे। 14 से तुम कितना कम करोगे? 8 कम करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 8 कम करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, देखो 2 6 6 आ जाएगा। और 5 नंबर पे तो ई आता है, तो 6 नंबर पे कौन आएगा? एफ। तो आंसर एफ आएगा दूसरे नंबर पे, तो जी भी नहीं हो सकता, क्या होगा? एफ। ठीक है, तो इसकी जो कोडिंग बनेगी बाई जेड बाई एफ जेड बनेगी, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहां पे हमसे ये कह रहा है कि उस विकल्प की आकृति को जो हमारे पास दी गई है इसमें से देखना है कि हमारा कौन सा बनेगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ये हमें कंफर्म करके देखना है कि कौन सी आकृति हमारी बन रही है। देखो ये वाली आकृति तुम्हें कहीं दिख रही है इसमें, ये त्रिभुज जैसी आकृति, त्रिभुज तो कहीं बन ही नहीं रहा है ना इसमें वैसे तो ये तो नहीं हो सकती। ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, देखो त्रिभुज तो नहीं बनना, ये भी नहीं हो सकती। ये पॉसिबल है, ये इधर देखें अगर हम लोग तो एक ये आ रही है, देखो ये वाली बन रही है, फोर्थ वाली। ये डी उल्टी है, अगर ये सीधी होती तो बन जाती, और ये सीधी कौन सी है? फोर्थ वाली, और जो फोर्थ वाली है वही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास जो ये नंबर गिवन है 42 + 16 डिवाइड बाई 7 माइनस 36 इंटू 16 इक्वल टू 76, हमें साइन फिर से चेंज करना है। तो हमें क्या करना है? डिवाइड पे ज्यादा देखना है, क्योंकि हमारे पास ऐसा डिवाइड कहीं चेंज करो जिससे तुम्हारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए। ठीक, यही तो हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम यहाँ पे प्लस की जगह इंटू कर दें तो 7 से ये भी कट सकता है, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो पहले तो हम डिवाइड वाला चेक करते हैं, डिवाइड और इंटू चेक करो। तो अगर यहाँ करोगे डिवाइड तो ये भी नहीं जाएगा भाई, डिवाइड और इंटू, यहाँ पे 16 से 36 तो नहीं जाएगा ना, डेसिमल में आएगा, तो डिवाइड इंटू वाला ये नहीं हो सकता। दूसरा देखो डिवाइड और प्लस वाला करोगे 16 से 42 भी नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं है। अब यहाँ पे मामला फंस गया कि हम करें तो करें क्या। तो हमें करना क्या होगा? प्लस और माइनस करके देख लो, प्लस माइनस माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो पॉसिबल 42 में से नहीं भाई, ये भी नहीं बनेगा, यही वाला आंसर बनने आया। क्यों? देखो 42 इंटू 16, यही तो करोगे, प्लस की जगह इंटू करोगे, डिवाइड बाई 7, तो हम इसको डिवाइड बाई 7 कर दे रहे हैं, माइनस 36 और प्लस 16। अब इससे ये कट जाएगा और हमारा जो वैल्यू आएगी वो सही आ जाएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, इसलिए ये आंसर एकदम परफेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास इसके बाद ये गिवन है, इसके बाद ये खाली है, फिर ये है, फिर ये है। देखो क्या बनना है? जेड। तो एन के बाद क्या आता है? अगर हम एन की बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा? एन आता है मेरे पास 14 नंबर पे, कितने पे आता है? 14। और एन के बाद क्यू कितने पे आता है? 15, ओ सॉरी, क्यू आता है तुम्हारा 17 पे, यानी 3 का इंक्रीजमेंट हुआ। 17 से 3 करोगे तो 20 पे आता है तुम्हारे पास क्या? ओ नहीं, टी एन क्यू 14, उसके बाद 18 14, यहाँ 20 होना चाहिए था, नहीं, क्यू कितने पे आ रहा है? 18, 4 बड़ा 18 4 22 नंबर पे क्या आता है? 22 नंबर पे आता है टी, आता है 20 पे, यू बी आता है भाई। तो इसमें बी वाला ऑप्शन कौन सा बनना है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो कौन सा बनना है? यही वाला बनना है, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें ये तर्क पढ़ने हैं और इसके बाद इसके आंसर देने हैं। तो बोल रहा है सभी बोतल बैग हैं, जितनी भी बोतल है ना, ये बोतल, जो बोतल अंदर कर दी, ये बोतल है, बोतल, और ये बैग है, ये बैग है, ठीक है। कुछ बैग पेंसिल है, कुछ बैग है जो पेंसिल है, कुछ बैग हमने पेंसिल मान ली, पेंसिल है, कुछ पेंसिल शार्पनर है, कुछ पेंसिल शार्पनर है, शार्पनर होगी, ठीक है। तो कुछ पेंसिल शार्पनर है। अब कह रहा है कुछ शार्पनर बोतल है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ बैग तो है, कुछ ही है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कुछ बोतल पेंसिल है, ये भी नहीं कह सकते, तो दोनों निष्कर्ष नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते। पहला ही ऑप्शन बनेगा एकदम, क्योंकि भाई ये कुछ तो पहले से ही है। अब मैं बोलूं कुछ में से भी कुछ हो तो ये पॉसिबल नहीं है ना, तो ये बन नहीं सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19, इसको हमें क्या करना है? अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले देखो एम सभी में आ रहा है,
ठीक है, ए सभी में आ रहा है, एन 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 एस जी, तो जी सबसे पहले आएगा, उसके बाद सभी आएंगे, तो जी चौथा वाला पहले आएगा। तो दो ऑप्शन तो देखते ही कट हो गए, बचा हुआ है थर्ड और फोर्थ। अब दूसरे और पहले में से देख लो कौन पहले आएगा, एम ए एन ए पहले आएगा, यानी दूसरा वाला पहले आएगा। तो कौन सा वाला पहले आएगा, दूसरा वाला। यही आंसर एकदम कंफर्म है, 424135 यही बन जाएगा भाई, और हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमने दो देख ली, ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है। ए प्लस बी का अर्थ है कि बी ए का पिता है, और ए डिवाइड बाई अर्थ का है बी ए की बहन है। ए हैशटैग बी का अर्थ है बी ए का भाई है। तो ए हैशटैग बी का मतलब है बी ए का भाई है, बी ए का भाई है। तो बी ए का भाई है भाई, ये दोनों भाई भाई है, ठीक है, ये दोनों भाई है। बी जो है ए का भाई है, ए पता नहीं क्या होगा। बी हैशटैग सी, ए हैशटैग बी का अर्थ है बी ए की बहन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी बी की बहन है, सी जो है वो बी की बहन है भाई, जो सी है वो बी की बहन है। तो प्लस होता है भाई के लिए, माइनस होता है बहन के लिए, ठीक है, ओके। अब आगे क्या कह रहा है तुमसे, सी सी प्लस डी, मतलब सी प्लस डी का अर्थ है बी ए का पिता है, यानी डी सी का पिता है। डी जो है वो सी का पिता है भैया, डी जो है वो सी का पिता है, ठीक। आगे क्या कह रहा है, डी प्लस ई, तो भाई ई जो है वो डी का पिता हो गया, ई जो है वो डी का पिता हो गया। तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है, भाई बहन है, तो यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पुत्र पिता का भाई, ए पिता के पिता होंगे, पिता के पिता यानी दादा से संबंधित होगा ना, दादा, तो पिता के पिता आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो एकदम करेक्ट है, पिता के पिता। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। आगे देखते हैं और भी सेशन।